कमलेश जी पहुंचे हैं, विकास जी पहुंचे हैं, तो इसमें अपने इस कड़ी में थोड़ा इनका सम्मान किया जाए, जो अपनी परंपरा है, तो मेहमान का अपने सम्मान करें। गुड मॉर्निंग। बोलो को नहीं रहे, आवाज नहीं आई। गुड मॉर्निंग। तो फिर आप जोश, मतलब ऐसा लग रहा क्या हो गया, बोर हो गया आगे है? तो बोलो फिर, भारत माता की जोश है। फिर आवाज नहीं, मैं राहुल जी में और पिरा दूं भाई। आजा भाई आजा। देखो इन्हें 3 बार दुल्हो बना दियो, एक बार शादी के समय, एक दिन फिर, और आज एक बार और। बधाई हो भाई, 3 रानियां यार, ईश्वरी सिंह होया करती। तो जो आज का अपना उद्देश्य था, पहले क्लास राहुल सर की चल रही थी, उसके बाद में विकास जी जो है, पिछले ये वाला तो सब इंस्पेक्टर भी रिजल्ट आया है, उसमें राहुल जी का और इन सर का चयन हुआ है। उससे जो पिछला रिजल्ट था उसमें उनका चयन हुआ था, और उसके बाद उनको जयपुर पहली पोस्टिंग मिली है। और पहली पोस्टिंग मिली है तो मैंने कहा कि भाई हमारी कोचिंग में भी आओ, और वो आपको जो है आगे क्लास में भी मिलेंगे। आज तो सेमिनार में मिले हैं क्योंकि पहले दिन रूबरू हो रहे हैं, फिर आपसे भूगोल विषय जो है या पॉलिटी विषय जो है, जब राहुल जी नहीं होंगे तो दोनों भाई सब इंस्पेक्टर आपको पॉलिटी और भूगोल अच्छे से करवा देंगे। 2015 से 21 तक कांस्टेबल रहा चूरू पुलिस में। वहाँ जब ट्रेनिंग के बाद आए तो थोड़ा लगा कि हाँ तैयारी की जा सकती है, कुछ और भी किया जा सकता है, अभी सपनों की उड़ान बाकी है, थोड़ी और मेहनत की जा सकती है। तो फिर दोबारा शुरू किया एसआई के लिए। मैं आरएस कर रहा था, 2018 का आरएस लिखा, और एसआई का एग्ज़ाम भी उसी दौरान हो गया था 7 अक्टूबर 2018 को। और फिर सरकार की जो पंचवर्षीय योजना है उसके तहत मैं चुनकर आपके सामने खड़ा हूँ। आप सभी में से, और मज़े की बात यह है कि अभी भी संतोष नहीं है, अभी मन नहीं भरा है, अभी मन कर रहा है कि नहीं ये भी ठीक नहीं है, थोड़ी और कोशिश करते हैं कि क्या पता कहीं और निकल जाए। और मुझे लगता है ये कभी शांत होने वाली नहीं है। तो आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आपके जो सपने हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, कोई पटवारी की कर रहा है, कोई कांस्टेबल की, एसआई की, तो आपकी प्रतिभा जो है वो किसी एक नौकरी के दायरे में नहीं आ सकती। नौकरी जो है वो कहते हैं ना कि जो भी जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट फुल लाइफ। हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है नौकरी, जो जीवन यापन करने का एक माध्यम है। पूरा जीवन नहीं हो सकता कभी भी, जीवन बहुत बड़ा है। तो आपकी प्रतिभा को एक नौकरी समेट नहीं सकती कभी भी। तो उसके बाद भी आप तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत करिए। और आज जिस कारण से मैं आया हूँ आपके सामने कि आपको भी मैं बताऊँ कैसे तैयारी की। हर कोई आपके सामने एक्सपीरियंस शेयर करता होगा, जो लग जाता है वो बताता होगा कि भी हम ऐसे तैयारी करते थे, ऐसे करते थे। सर ने बताया ज़्यादातर बच्चे यहाँ महिला एएसआई की जो भर्ती अभी आने वाली है उनके हैं, और सब इंस्पेक्टर के हैं, और भी इसके अलावा है सर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी सिलेक्ट हो जाएं, और अच्छी तैयारी के साथ आप कड़ी मेहनत के साथ आप स्टेट गवर्नमेंट को, राजस्थान पुलिस को एक बहुत अच्छे कैडेट के रूप में मिलें, और ताकि राजस्थान पुलिस भी उसके गौरवान्वित महसूस करे आपको पाने के बाद, और आपकी प्रतिभाओं का सही इस्तेमाल कर सके। अब मैं शुरुआत करता हूँ छोटी छोटी बातों से जो बहुत ज़रूरी है और शायद हमें जाननी भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हम तैयारी कैसे करें, यहाँ से शुरू करते हैं। तो आपको फास्ट जो भी चीज़ें हैं मैं बताऊंगा। तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले जब आप तैयारी करने के लिए आए हैं, कोचिंग संस्थान में आए हैं, ये आपका एक तरीका है कि मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर कर सकूं। यहीं पे हम सेल्फ स्टडी करेंगे, तो कंपेयर टू सेल्फ स्टडी कोचिंग ज़्यादा बेटर है। वो इसलिए बेटर है क्योंकि कोचिंग में जब आप तैयारी करने के लिए आते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो सेल्फ स्टडी में आप धक्के खा के सीखते हैं वो चीज़ें आसानी से सीखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले जब आप तैयारी करने जाते हैं तो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास उस चीज़ का सिलेबस है तो उस सिलेबस को अच्छे से टुकड़ों में बांट के समझिए, सबसे पहला काम है।
सबसे पहले सिलेबस को ले आइए, उसके बाद उसको टुकड़ों में बांट लीजिए। जैसे एक सीढ़ी होती है फॉर एग्जांपल, तो उसमें अगर दोनों जो बांस हैं उनके बीच का गैप ज़्यादा होगा तो चढ़ना मुश्किल होता है। उसी तरीके से सिलेबस में एक लाइन लिखी होती है कि भारत का जैसे एक लाइन लिख रही है कि संवैधानिक विकास क्रम, तो वो पूरा जो क्रम है जो हम कहते हैं 1600 ईस्वी से लेकर और 1947 तक, तो उस पूरे हिस्से को ना आप 4 से 5 टुकड़ों में बांट लीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1833 के चार्टर एक्ट तक, फिर 1853 से लेकर 1892 तक, उसके बाद 1909, 1919 और 1935 फॉर एग्जांपल मैंने समझाया। आप उसको टुकड़ों में बांट लीजिए। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस का अलग अलग टुकड़ों में डिवाइडेशन करिए। उसके बाद समझिए कि इसमें से सिलेबस में क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। उसके बाद सेकंड फेज आता है कि आप मटेरियल कलेक्ट करें। जो स्टडी के लिए आपका सिलेबस है उसका मटेरियल कलेक्ट करना है आपको। मटेरियल में जैसे ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए आप कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कोई अच्छी किताब भी आप पढ़ रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज़ का बहुत अच्छा और सबसे अच्छी जो चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, कोचिंग में आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो कलेक्ट करिए। उसके बाद में पढ़ाई शुरू करनी है। और हम क्या करते हैं कि जैसे ही वैकेंसी आई हम कोचिंग में लग जाते हैं, साथ ही कोचिंग के नोट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। सिलेबस को तो बाद में आके समझते हैं कि ऐसा सिलेबस भी है हमारा। सिलेबस में भी फिर बहुत जल्दबाजी में निकालते हैं सिलेबस को कि अच्छा सिलेबस ऐसा है, तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी देते हैं सिलेबस में और उसको ढंग से नहीं पढ़ते। तो सिलेबस जो है वो सोर्स ऑफ एग्ज़ाम है आपका। उस एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, उसका पूरा वर्णन उसमें होता है। तो आप सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, उसके अंदर सिलेबस में जो चीज़ें हैं उसका डाटा कलेक्ट कीजिए और फिर तैयारी शुरू कीजिए। तीसरी चीज़ होती है वो होती है टाइम प्लान। देखिए मैंने जब तैयारी की तो मेरा हमेशा से काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, 2012 से लेकर और 2019 तक। तो लगभग 7 सालों तक मैं कंटिन्यू कोचिंग संस्थानों से, किताबों से जुड़ा रहा हूँ। और इस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं बेसिकली 12th मैथमेटिक्स से था, बाद में मैंने बीएससी किया। जीके से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मुझे शुरुआत में जब कोचिंग में गया तो ये भी नहीं पता था, मैं सच बता रहा हूँ, कि लाल किला कहाँ है। ये मजाक की बात नहीं, मुझे नहीं पता था। मेरे एक साथी ने पूछा था सबसे पहले दिन मैं जब कोचिंग में गया था कांस्टेबल के बैच में बैठने के लिए। तो ऐसा होता है जो साइंस बैकग्राउंड से है। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी है कि सोशल मीडिया इतना प्रभाव डालता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता है जो पहले नहीं पता हुआ करती थी। तो जीरो से शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई साथी मेरा अगर यहाँ जीरो से शुरू करने वाला बैठा है तो वो निश्चिंत रहे, वो तैयारी करके कुछ भी कर सकता है। जो जॉब उसको चाहिए वो ले सकता है आराम से, बशर्ते 2-3 चीज़ें उसे करनी होंगी। सिलेबस, उसके बाद में उसके अनुसार आपके पास मटेरियल होना चाहिए, और तीसरा टाइम प्लान। टाइम प्लान जो है उसमें 2-4 चीज़ें आपको जोड़नी चाहिए मेरे हिसाब से, कि जो भी सिलेबस के अंदर आपके सब्जेक्ट हैं उनको इस तरीके से मैनेज करिए टाइम प्लान में कि आपका पूरा समय, पूरा दिन जो है वो बोरिंग भी ना हो और सीखने में अच्छा भी हो और आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। इस तरीके से अपने टाइम प्लान को डिज़ाइन कीजिए, क्योंकि जब तक आपका टाइम प्लान नहीं होगा तब तक कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती, तब तक कंटिन्यूटी नहीं आ सकती पढ़ने में। तो टाइम प्लान ज़रूर बनाइए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि जब तक आपको, मेरा मानना है कि या तो 0 पे रहिए, या तो 0% पे रहिए, कुछ मत करिए, या आप 100 पे जाइए। ये एक सिंपल रूल है। मान लेते हैं कि एग्ज़ाम की मेरिट 100 रहती है सिलेक्शन के लिए, और नहीं सिलेक्शन के लिए अब आप इसमें से कितने ही ले लीजिए। जैसे मेरे नंबर आ गए 99.99, लेकिन सिलेक्शन तो 100 पे होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि अगर आप 0 पे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे, कोई तैयारी नहीं कर रहे, कोई बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोई और धंधा कर रहे हैं अपना, कुछ भी करिए, वो तो 0 हुआ। और आप तैयारी भी कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पहुँचे, चाहे यहाँ पहुँचे, चाहे यहाँ पहुँचे, चाहे आप 99.99 पे पहुँचे, सिलेक्शन तो 100 देगा आपको। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो उसमें अपना 100% दीजिए। उसमें कभी भी आप 70-80 पे मत रुकिए। जहाँ तक हो सके अपनी जान लगा दीजिए उसके अंदर, खपा दीजिए अपने आप को। जितना टाइम दे सकते हो दीजिए। शादी है, घर के पर्सनल प्रोग्राम हैं, या कोई और चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को एक बार साइड में छोड़ दीजिए कि नहीं ये बाद में अटेंड करेंगे अपन, ये सब बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा 100 देना है। मैं जब तक 100 नहीं दूंगा तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। और ये मान के चलना है, चाहे सीटें 50 हों, चाहे 100 हों, चाहे 500 हों, चाहे 50,000 हों, जब तक हम 100 नहीं देंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है। बाकी आप
डाटा आपके पास मिल जाएगा, अच्छी किताबें मिल जाएंगी, कोचिंग से अच्छा मटेरियल मिल जाएगा आपको, और कोई चीज़ें जो आपको ज़रूरी होती हैं एग्ज़ाम के लिए वो आप मिल जाएंगी, वो आप तैयार भी कर लोगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि दिमाग में ये सेट करना कि मुझे 0 पे नहीं रहना, मुझे 70 पे नहीं रहना, 80 पे नहीं रहना, मुझे मेरा 100 देना है। 100 देने के लिए आपको, जिसको कहते हैं ना डेडिकेशन, अब वो डेडिकेशन बता तो देते हैं, मेरे जैसा कोई आके बता भी जाता है कि डेडिकेशन, अच्छे डेडिकेशन से मेहनत कीजिए, अपनी पूरी वो लगा दीजिए, लेकिन उसके पीछे की असली वजह क्या है वो नहीं बताया। कहने का मतलब आपको अपने आराम, जितने भी टाइप्स ऑफ आराम आते हैं वो सारे छोड़ने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि आप अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हो, अगर वेल्थ वेल्थ अच्छी नहीं है तो वेल्थ के लिए कर सकते हो। बाकी सारा काम, जितनी एनर्जी है, जितना टाइम है, वो सारा किताब को देना है। डेडिकेशन का मतलब ये होता है अपने गोल को देना है, जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं उसे टाइम देना है सबसे ज़्यादा। जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनसे दूर रहना चाहिए। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप आप जो हैं वो जोड़ेंगे, टाइम देंगे, तो कहीं ना कहीं आप 100 तक पहुंच सकते हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता। एक अगली चीज़ आती है कि आप जैसे महिलाएं एएसआई के लिए भी अभी वैकेंसी आने वाली है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही जो है वो जॉब ये ऑर्गेनाइज कराएगा इसको। पेपर भी कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आरपीएससी बनाती हो या कोई और बोर्ड बनाता हो। ये जो हमारा हमारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है पुलिस का, वही एग्ज़ाम के बनाएगा आपके लिए। तो कहीं ना कहीं अब अगर आप अच्छी तैयारी करते हो, 3-4 महीने का जो पीरियड आपके पास है, तो आसानी से निकाल लोगे, मेरा मानना ये है। एसआई के लिए जो मेरे साथी बैठे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हमने कैसे तैयारी की थी। एसआई में बेसिकली आपके सिलेबस के लिए 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट आपका होता है एग्ज़ाम, जिसको रिटन एग्ज़ाम मान लीजिए। दूसरा होता है आपका फिजिकल, और तीसरा होता है इंटरव्यू। देखिए, आप भी सारे जो हैं वो सारी ही तैयारी कीजिए। मेरा मानना है कोई एक पोस्ट पे अगर एक जैसा सिलेबस हो, उन चीज़ों का एक जैसी चीज़ें हो, तो तैयारी कर लेनी चाहिए, सभी को ही करनी चाहिए, ऐसा अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले आपके लिए एग्ज़ाम हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इंटरव्यू हो, तीनों ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो हिंदी का होता है और एक होता है जीके जीएस का। देखिए, इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। जीके में आपको 7 से 8 सब्जेक्ट मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट पे उसका वेटेज आपको पता लगेगा कि इतना वेटेज है। वो कब पता लगेगा? जब आप पीछे के एग्जाम्स खंगालेंगे। अगर मेरा मानना है कि आप 1997 के बाद से और अब तक के एमसीक्यू जो आती हैं, ऑल एग्जाम क्वेश्चन रिव्यू, अगर वो ले आते हैं तो उसमें आपको हर एग्जाम में किस तरीके का डाटा पूछा जाता है, तो उसका एनालिसिस आप घर बैठ के कर सकते हैं कि किसी एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कितना किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहता है। एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एसआई में आप पीछे के 2-3 पेपर उठा लीजिए। उस पेपर्स को आराम से 2-3 घंटे देके और 4 घंटे देके आराम से उन पेपर्स को 3 से 5 दिन में पेपर को एनालिसिस कीजिए। उस पेपर में हर एक सब्जेक्ट के बारे में लिखिए, कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन सी ईयर में आए हैं, पॉलिटी के कितने हैं, ज्योग्राफी के कितने हैं, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चंस का डिवाइडेशन समझेंगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा। बाकी किसी इसमें नहीं लिखा हुआ होता कि पॉलिटी के कितने क्वेश्चन होंगे, जीके के कितने होंगे, ये पता नहीं होगा, लिखा हुआ भी नहीं आता। तो आप जब पीछे के एग्जाम एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे, ज्योग्राफी के 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे, तो वो लगभग वही एवरेज रहता है हर एग्जाम में। एक अपना पेपर होता है हिंदी का। तो हिंदी में ना, आप, मेरा मानना है कि हिंदी के लिए आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी पर्याप्त है बेसिक सीखने के लिए। बाकी आप मानस की बुक ले सकते हैं हिंदी की, वो भी अच्छी आती है। और बाकी जो भी आपको प्रेफर करें, हमारे टाइम में तो मानस बहुत अच्छी चलती थी और बहुत अच्छी बुक थी। अभी बाद में कुछ और संशोधन हो गए होंगे, तो अच्छी बुक जो भी लगे हिंदी के लिए ज़्यादा बेटर होगी। साथ में अपने नोट्स पढ़िए। हिंदी के लिए आप 4 चीज़ें कर सकते हैं जो मैं करता था आमतौर पर हिंदी के लिए। एक तो मेरे पास बुक थी पर्टिकुलर, मान लो मैं मानस पढ़ता था। एक मेरे पास अपने जो 9 to 12 एनसीईआरटी आती है, 9 to 12 रचना प्रबंध, वो थी। इसके अलावा कोचिंग के नोट्स थे। 9 to 12 एक कोचिंग के नोट्स, एक कांति जैन की एक बुक थी हिंदी की, जो जिसमें ओनली वोकेब के लिए पढ़ता था मैं। बेसिकली थ्योरी के लिए तो पढ़ते थे हम लोग मानस की, 9 to 12 पढ़ते थे हम ऑथेंटिफिकेशन के लिए। इसमें से डायरेक्ट कई बार एग्जाम्पल उठा के दे देते हैं। वो छोटी सी किताब होती है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन में निकाल सकते हो।
तो उसको भी लेना है। साथ में आप पढ़ सकते हैं कोचिंग के नोट्स भी, और एक कोई बुक जो वोकेब के लिए अच्छी हो। जैसे मानस की वोकेब इतनी अच्छी नहीं थी, तो वोकेब के लिए हमने दूसरी बुक ले ली थी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक च्यवन प्रकाशन की बुक आती है जो हिंदी के लिए कंक्लूजन बुक होती है। तो उसमें एग्जाम का जब 1 महीना बचा हो और आपका सिलेबस 3 से 4 बार आपने क्लियर कर लिया हो, तब वो बुक पढ़ते हैं। रामनारायण गोयल की बुक आती है च्यवन प्रकाशन की, कंक्लूजन बुक कहते हैं उसको। तो उसमें पूरा हिंदी का सार होता है और बहुत अच्छे से आप उसको लास्ट में जो है वो आपकी तैयारी को निखारती है। वो बहुत अच्छी बुक है, हिंदी के लिए आप वो कर सकते हैं। और बेसिकली जीके के लिए मैंने बताया, आपके कोचिंग नोट्स पढ़िए, जो भी आपके पास बुक्स हैं उनको आप ऐड करके पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आगे समझाऊंगा स्मार्ट स्टडी में कि आप मतलब कैसे जो है वो सिर्फ पढ़ना पढ़ना जो है वो, इसके अलावा आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी चाहिए एग्जाम के लिए, और वो क्यों ज़रूरी है मैं इससे आगे वाले टॉपिक पे बात करूंगा। अभी बेसिकली समझ लेते हैं। फिजिकल आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। मेरे साथी कुछ ऐसे थे जिनके 320 नंबर थे एग्ज़ाम में, और हमारे साथ तैयारी करते थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो फिजिकल में फेल हो गए, फिजिकल नहीं कर पाए। तो हम चाहे हमारी कितनी ही अच्छी तैयारी क्यों ना हो, जब तक हम इसके तीनों स्टेज में अच्छे नहीं हैं तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम ऐसा ही नहीं बन सकते। तो जब तैयारी आज से कर रहे हैं तो थोड़ा फिजिकल को मेंटेन करना अभी से शुरू करें, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। बहुत कम समय मिलता है, हमें लगभग 25 दिन का समय मिला था फिजिकल के लिए। वैसे 1 साल मिला, लेकिन जब लिस्ट आउट हुई वहाँ से PHQ से कि फिजिकल है इतनी तारीख से, तो 20-25 दिन का समय मिला था। 25 दिन में आप नहीं कर पाओगे, तो एक फिजिकल के लिए आप पहले से तैयार रहिए। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो होता है वो बेसिकली आपका करेक्टर कैसा है। आपका करेक्टर मीन्स ऑल ओवर, जो आप बोलते कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका लहजा कैसा है, आपका वॉल्यूम कैसा है, आप चीज़ों को डिलीवर कैसे करते हैं सामने वाले के, उन चीज़ों को देखा जाता है। आपका नॉलेज कैसा है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, वो चीज़ उन्होंने पहले देख चुकी होती है। बेसिकली देखा जाता है, वो देखा जाता है कि आपका लहजा कैसा है, आप कितने कंफर्टेबल हैं, कितने सहज हैं इंटरव्यू के अंदर, और किस तरीके से सहजता से अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं। और नहीं भी आता तो आप उन सवालों का जवाब कैसे देते हैं। तो आप जो है वो अभी से, मेरा मानना है कि अभी से आप साथियों से बात करो ना। तो जैसे एक का नाम राकेश है, एक का नाम विकास है, तो विकास राकेश से बात करे तो दोनों आपस में बात करते हुए आपस में लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं किसी ऑफिसर से बात कर रहा हूँ। और राकेश भी अगर विकास से बात करता है तो 2 लोग और सुने, उनको लगना चाहिए कि हाँ यार, ये एज ए बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आप बात कर रहे हैं आपस में। इस तरीके का बिहेव होना चाहिए। वो अभी से अगर जोड़ोगे तब इंटरव्यू तक जाके आपके अंदर वो चीज़ आएंगी। तो आदर सम्मान एक अलग चीज़ होती है, बट आपको किसी चीज़ को डिलीवर करने का तरीका, लॉजिकली कितना बोलते हो, तर्क कितने हैं आपकी बात में, वो चीज़ें मैटर करती हैं। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में आगे जाके बहुत फ़ायदा देती हैं। इंटरव्यू में कोई सिलेबस नहीं होता। आप बेसिकली आपका अभी से आप अपना करेक्टर बिल्ड कीजिए कि मैं एज ए सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। बस गवर्नमेंट ने साइन नहीं मारा है कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, बाकी मैं हूँ। तो वैसा बिहेव जो एक बोर्ड आपसे मांगता है, उनको चाहिए RPSC को कि ऐसा सब इंस्पेक्टर हमें चाहिए। और आप भी पूछिए अपने आप से कि हमें ऐसा सब इंस्पेक्टर चाहिए, तो हम उसका बिहेव कैसा होगा। तो वो चीज़ें आप ऐड करिए अभी से। ये हो गया। दूसरी चीज़ है, इसके बाद में एक और चीज़ आती है कि बड़ी दिक्कत आती है। सभी यही कहते हैं कि आप अपना नोट्स लीजिए, किताब लीजिए, पढ़िए, तैयारी करिए। मेरा मानना है कि एक स्मार्ट स्टडी एक कॉन्सेप्ट है। आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हैं मेरे हिसाब से जो कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो स्मार्ट स्टडी क्या है, जैसे एक आदमी 10 घंटे तैयारी करता है, मान लो A है वो 10 घंटे पढ़ रहा है, B है वो 6 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो B का सिलेक्शन हो गया, A का सिलेक्शन नहीं हुआ। दोनों के पास एक ही मटेरियल था, एक ही किताब में नोट्स थी। इसने टाइम ज़्यादा दिया था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसने टाइम कम दिया था सिलेक्शन हो गया। उसका बेसिक रीज़न क्या है? स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है आप जब कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीज़ें करनी होती हैं। एक तो आपको क्लेरिफिकेशन करना होता है, या मार्किंग कह लो। नंबर 1 होता है मार्किंग करना। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो जो नोट्स या रजिस्टर या किताब जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय हमारा सिलेबस इतना वाइड है कि हम सारे सिलेबस को एक दिन में नहीं पढ़ सकते। तो स्मार्ट स्टडी क्या है, मैं समझाता हूँ कि मार्किंग करिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आप मार्क करते हुए चलिए। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे याद है, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें जिनका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है, वो एज ए उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के लिए जुड़ी हुई है साथ में। जैसे बेसिकली एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है कि राम, आप यहाँ से लेफ्ट लीजिए और सामने 300 मीटर चल के राइट साइड में चलेंगे तो आपको 200 मीटर पे एक सर्किल दिखेगा। सर्किल से आप लेफ्ट लेके सामने जाइए, एक रेडी से 2 किलो केले लेके आइए।
बेसिकली इसमें काम की चीज़ क्या थी? डायरेक्शन नहीं थी, डिस्टेंस नहीं थी। हमारे काम की बात जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी इनमें से वो ये थी कि राम आप 2 किलो केले लेके आओ, यही तो था। तो हमें सिलेबस को इसी तरीके से उसके कंक्लूजन को पढ़ना है, उसके सार को पढ़ना है, उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको पढ़ना है। अब अच्छी का हमें पता कैसे चलेगा? तो स्मार्ट स्टडी से पहले आपको एक चीज़ करनी होगी, वो होता है जैसे एमसीक्यू बोलते हैं उनको, आपको मिल जाएगी मार्केट में हर जगह पे, आपको कोचिंग से भी प्रोवाइड कराते होंगे। एमसीक्यू में आप पीछे के जो लास्ट एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़िए। उनको पढ़ने से आपको दो चीज़ें आप में बिल्ड होंगी। पहला, एग्जामिनर का थॉट क्या है, एग्जामिनर सोचता कैसे है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मुझे पॉलिटी में पर्टिकुलर इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे आप में से भी कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर कहे कि हाँ मुझे पॉलिटी के फॉर एग्जाम्पल मुझे नागरिकता से एक सवाल पूछना है आप सबसे, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से पूछेगा। तो हमें बेसिकली समझना है कि एग्जामिनर का थॉट क्या है, एग्जामिनर सोचता कैसे है, एग्जामिनर पेपर बनाने से पहले क्या सोचता है और किस तरीके के सवाल हमसे पूछता है, क्या अपेक्षा रखता है। वो चीज़ कहाँ पता चलेगी? पीछे के हम 10-15 सालों के एग्जाम्स पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि एग्जामिनर कैसे सोचता है और किस तरीके के सवाल पूछता है। तो आप ये करेंगे तब जाके आपको यहाँ से मार्किंग समझ में आएगी कि मैं मार्किंग कैसे करूँ। कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपने छांट लिया 3 से 5 पेज का कोई टॉपिक है मान लेते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें 3 से 4 थी या 5 चीज़ें थी, या लगभग आपको 70% टॉपिक याद हो रहा है बट 30% टॉपिक मुझे याद नहीं हो रहा पढ़ते समय। तो मुझे क्या करना है, उस 30% टॉपिक को ही मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट टॉपिक मुझे पढ़ना है तो उसमें भी मुझे जो उसका जो पार्ट मुझे याद नहीं है या जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसका, मुझे उसको मार्क करते हुए चलना है। मार्किंग आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आप क्लिक भी कर सकते हैं, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कुछ लोग स्टार लगाते हैं, स्टार भी लगा सकते हैं, कुछ लोग आईएमपी लगाते हैं। ये मार्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये स्मार्ट स्टडी का एक तरीका है। वीवीआईपी लगा सकते हैं, जो भी आपका वर्डिंग लगे जो ठीक हो, आप मार्किंग करिए। ये मार्किंग कहाँ फायदा देगी आपको? ये मार्किंग फायदा देगी, आप सारे टॉपिक्स जब सारा रजिस्टर जो किताब आप पूरी पढ़ चुके होगे, दोबारा जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको ये मार्किंग काम आएगी। ये एक स्मार्ट स्टडी का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उन चीज़ों को पढ़ते समय जो जो चीज़ें हमें याद हैं उन पे एक तो हमें हमारे समय को हम बचा रहे हैं, और दूसरा हम रिवीजन के दौरान हम उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके 2 फायदे होते हैं मार्किंग करने के। अब मार्किंग करते हुए चलिए। दूसरा होता है रिवीजन। स्मार्ट स्टडी में जब आप रिवीजन करते हैं, आप रिवीजन करिए जब तक आपका सिलेबस, मेरा मानना है कि मैंने एसआई का सिलेबस लगभग 4 बार रिवीजन किया था। आप 4 बार किसी भी एग्जाम का सिलेबस अगर 4 बार रिवीजन कर लेते हो, 4 बार, तो मेरा मानना है उसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ये मेरी 3rd जॉब है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर 4 या 5 बार आप सिलेबस कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और वो भी कैसे करना है? सिलेबस को पढ़ना पढ़ना नहीं, आप ये मार्किंग करते हुए करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, कहीं से भी बाहर से चीज़ आ ही नहीं सकती। तो स्मार्ट स्टडी में मार्किंग शामिल कीजिए, और रिवीजन में आप जब करते हैं तो एक प्रॉपर हर रजिस्टर के आगे इंडेक्स होना चाहिए आपका। ये भी एक स्मार्ट स्टडी का तरीका है। एक इंडेक्स आपका होना चाहिए, इंडेक्स में आपके हर एक टॉपिक्स के नाम लिखे हुए होने चाहिए रजिस्टर में, उनके आगे एक बॉक्स बना हुआ होना चाहिए। हर एक टॉपिक जब होता है उसके आगे उसकी टिक लगी हुई होनी चाहिए कि ये टॉपिक हो चुका है, ये 1 बार हो चुका है, ये 2 बार हो चुका है, ये 4 बार हो चुका है, उसके आगे टिक करते जाइए। ये कब काम आता है? जब सिलेबस बड़ा होता है, और बड़े सिलेबस में जब हमें पर्टिकुलर जो चीज़ें हमारी छूट जाती हैं, कहीं न कहीं कमज़ोर रह जाती हैं, वो नहीं रहे, उसके लिए काम आता है। तो आप मार्किंग करते हुए चलिए हमेशा। एक होता है कंसिस्टेंसी, कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब जैसे आप पढ़ते समय, ये भी एक स्मार्ट स्टडी का तरीका है, पढ़ते समय जैसे कोई आंकड़ों की चीज़ें होती हैं, या फिर जैसे हिस्ट्री में हम कंपेयर करते हैं, इसके दौरान, इस शासनकाल के दौरान समकालीन शासक कौन था। पॉलिटी में पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई 1833 के चार्टर एक्ट में ये चीज़ें हुई थी, शिक्षा को लेके हुई थी, यही चीज़ें 1909 में भी हुई है, तो ये कंपैरेटिव स्टडी है। फिर हम पढ़ते हैं 1909 में क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ था, फिर दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक तो हमारी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाती है, हमारी समझने की और चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने की क्षमताओं को बढ़ाती है। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, तो जितना हो सके डायग्राम से पढ़िए, जितना हो सके आप चीज़ों को कंपेयर करते हुए पढ़िए। इससे आगे एक चीज़ आती है स्मार्ट स्टडी में, देन लास्ट, वो होती है कि आप पढ़ते समय, और जहाँ तक हो सके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए।
पढ़ते समय आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, उसमें सबसे अच्छी चीज़ें क्या थी, अब वो सबसे अच्छी चीज़ें मुझे कुछ और अच्छी लगेंगी, इनको कुछ और अच्छी लगेंगी, तो फिर अच्छी कौन सी, सबसे अच्छी चीज़ें वहाँ से पता लगेंगी, सबसे अच्छी चीज़ें कौन सी है, एमसीक्यू से, कि ऑल एग्जाम क्वेश्चन रिव्यू से जो पीछे के एग्जाम्स में क्वेश्चन है उनसे पता लगेगा कि सबसे अच्छी वाली कौन सी थी। तो जो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं आपके टॉपिक में, उनको नोट करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो एक एसआई के सिलेबस में 200-250 पेज के शॉर्ट नोट्स आपके पास कम से कम होने चाहिए। जब 2000 पेज का सिलेबस है तो उसमें 200 पेज का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए आपके पास। और हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपके पास अलग से फाइल हो, या एक में अटैच कर रहे हो तो ऊपर टॉपिक का नाम, उसके नीचे आपका मटेरियल लिखा हुआ टॉपिक वाइज, और आप उसको अटैच करते रहिए। जैसे मैं बनाता था तो ह्यूमन डिजीज़ एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसे याद करने के लिए, मुझे तो बहुत मेहनत लगती थी। तो उसको पढ़ने में क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला रोग कारक इसका था तो इसका रोग कारक वो भूल जाते हैं, लगभग 2 दिन बाद में दिमाग से निकल जाता है। तो उसको याद करने का तरीका है कि आप उसको ना ह्यूमन डिजीज नाम से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। पहले तो एक डायग्राम बनाइए जिसमें सारे जितने भी रोग हैं उनके रोग कारक लिख लीजिए, बेसिकली यही पूछा जाता है। उससे अच्छी और आगे अच्छी चीज़ें लिखनी है तो हर एक रोग को लिखिए, नीचे उसके 2-2 3-3 2-2 लाइनों में 2-2 लाइनों में उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो जो 15 पेज का टॉपिक था उसको 2-2.5 पेज में समेट लिया। अब जब मुझे मेरा मौका मिलता था ह्यूमन डिजीज़ पढ़ने का तो मैं उन्हीं 2 पेज को पढ़ता था। मेहनत तो एक दिन 2 घंटे करनी पड़ी, लेकिन बार-बार मुझे वो चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती थी, और लंबा खींचने से फिर याद भी नहीं रहती थी। तो बड़ी समस्या आती इस तरीके से कि जो आपके टॉपिक जो आपको याद नहीं हो रहे, जैसे आंकड़ों से संबंधित है, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, ऐसे टॉपिक जो हर किसी कैंडिडेट को बुरे लगते हैं पढ़ने में, याद भी नहीं होते, तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये चीज़ हुई। अब ये जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई ना स्मार्ट स्टडी की, अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा। सिलेबस को पढ़ने का बर्डन कम हो जाएगा, चीज़ों को याद रखने का बर्डन कम हो जाएगा, और कम समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। अब एक हेनरी फिल्स की एक लाइन्स थी कि स्मॉल थिंग्स आर मेक ए परफेक्शन इन यू, बट परफेक्शन इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, अभी से आप तैयारी कर रहे हैं, अभी यहाँ कोचिंग क्लास में बैठे हैं, यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें जोड़ते चलिए अपने साथ, एक एक चीज़ को जोड़ते चलिए, तब जाके परफेक्शन आएगा। और चाहे सेमिनार हो, चाहे कोई क्लास चल रही हो, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी है जो हमारे काम की है, ये मान के चलना है हमेशा से। तो हमेशा अब देखो, आप में से किसी के पास भी कॉपी रजिस्टर या पेन नहीं खुला हुआ है मेरे हिसाब से, नहीं है? आपके पास है ना? हम क्लास में बैठते थे ना, तो हमारे साथियों में सब में ऐसा एक होता था कि कोई आता है सामने करने के लिए कुछ भी, तो हम मतलब अच्छे से किताबें निकाल के, रजिस्टर निकाल के लिखते थे, कुछ चीज़ें नोट डाउन करते थे, क्योंकि हमें भूल जाएंगे। हमारा ह्यूमन बिहेवियर है कि हम आधे घंटे बाद, घंटे भर बाद, 2 दिन बाद भूल जाएंगे कि क्या बताया था, तो थोड़ा नोट डाउन करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो ये स्मार्ट स्टडी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और बाकी बेसिकली एसआई के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से तैयार करना है। बाकी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपके कोचिंग में आपके गुरुजी हैं, आप अच्छे से तैयार करिए, आपका हो जाएगा। विकास, बाकी किसी भी कैडेट की अगर कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन हो तो यहाँ से फ्री होने के बाद मैं नीचे ही बैठा हूँ, मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छे तरीके से मेहनत करिए, क्योंकि कहते हैं कि ना, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी धार लगे उतना ही प्रखर निखरता है। तो जितना अपने आप को आप तपाओगे, जितना आप खपाओगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना ही निखरोगे। जितना टाइम दोगे किताबों को उतना ही निखरोगे। तो अच्छे से करिए, मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।